तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया एंथर वॉल के बारे में, जो 4 लेयर्ड था स्ट्रक्चर, और उसकी जो इनरमोस्ट लेयर थी टेपिटम थी। टेपिटम के जो तरह तरह के जो सिक्रीशंस हैं उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पोर का बनना। तो एक बार फिर से वही डायग्राम छोटा सा बनाता हूँ एंथर के क्रॉस सेक्शन का। तो हम लोगों ने एंथर के क्रॉस सेक्शन किया था, ट्रांसवर्स सेक्शन किया था, बताया था कि वो एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसके चारों कॉर्नर पे 4 स्पोरेंजिया थे। तो ये हो गया हमारा एंथर वॉल विच वाज 4 लेयर्ड, और ये हो गया हमारा स्पोरेंजिया दैट इज बेटर नोन एज ए माइक्रो स्पोरेंजिया, जिसको हम लोगों ने पोलन सैक भी कहा था या पोलन चैम्बर भी कहा था, और एक और बेटर वर्ड थिका भी कहा था। एंथर वॉल के मैंने अभी बताया कि 4 लेयर हैं। कौन कौन से 4 लेयर थे? सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीसियम, उसके नीचे कुछ लेयर्स जिसको कलेक्टिवली मिडल लेयर्स बोला था, और सबसे इनरमोस्ट एंड न्यूट्रिटिव लेयर टेपिटम। इन चारों लेयर का मैंने काम बताया था कि इसका काम है नरिशमेंट का, और इन बाकी तीनों का काम है प्रोटेक्शन का, एंड दे आल्सो हेल्प इन डाइजेशन। अब इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। स्पोरेंजिया के अंदर ये एक टिश्यू भरा हुआ है, इस टिश्यू को क्या कहा था? स्पोरोजिनस टिश्यू। और दिस स्पोरोजिनस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ पॉलन मदर सेल्स, पीएमसी कहा था। और ये पॉलन मदर सेल मैंने बताया था कि ये मेयोसिस करेंगे, और मेयोसिस करने के बाद ये माइक्रो स्पोर बनाएंगे, और ये माइक्रो स्पोर ग्रेजुअली डेवलप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा पोलन ग्रेन्स में। जब ये मेयोसिस होती है, माइक्रोस्पोर बनता है या पोलन ग्रेन बनता है, तो आखिर इन लेयर्स का क्या होता है? इन लेयर का काम जो है वो हमने अभी बताया कि नरिशमेंट का है। अगर हम किसी यंग एंथर को देखें तो यंग एंथर में तो ये चारों ही लेयर मिलेंगे, लेकिन जब एंथर मैच्योर हो जाता है, उसके अंदर पोलन ग्रेन बन जाते हैं, तब कितने लेयर बनते हैं? रिमेंबर, ये दोनों लेयर ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं, और सिर्फ यही बाहर के 2 लेयर बचे रहते हैं। यानी इन ए यंग एंथर दिस 4 लेयर्स आर देयर, बट इन ए मैच्योर एंथर ओनली 2 आउटर मोस्ट लेयर परसिस्ट, और जो सबसे नीचे वाले दोनों लेयर हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, कंज्यूम्ड हो जाते हैं। तो कह सकते हो कि दीज 2 लेयर दे आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। तो पोलन ग्रेन के बनने में ये नीचे के दोनों लेयर कंज्यूम हो जाएंगे, और यही दोनों लेयर जो ऊपर वाले हैं दे परसिस्ट इन ए मैच्योर एंथर। तो अगर पूछा जाए कि मैच्योर एंथर में की वाल में और यंग एंथर की वाल में क्या डिफरेंस है, तो यंग वाल एंथर की वाल में 4 लेयर हैं, और मैच्योर एंथर की वाल में सिर्फ 2 ही लेयर हैं। और कौन से 2 लेयर हैं? वो जो सबसे बाहर की तरफ हैं। ठीक है, तो इनका काम हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि स्पोरोजिनस टिश्यू से मेयोसिस कैसे होती है, कैसे पोलन ग्रेन, कैसे माइक्रोस्पोर बनता है, और कैसे पोलन ग्रेन बनता है। स्पोरोजिनस टिश्यू
मियोसिस करेगा। और हम लोगों ने 11 में पढ़ा है कि मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं। तो चूंकि इस मियोसिस में स्पोर बन रहा है, माइक्रोस्पोर बन रहा है, इसलिए इस मियोसिस को हम एक बेटर वर्ड क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो व्हाट इज दिस फिनोमेना ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस। तो मेयोसिस से स्पोरोजेनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को भी थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। हालांकि मेयोसिस हम लोगों ने 11 में पढ़ा है, लेकिन फिर भी इसका एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे जो डिफ़र करता है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। रिमेंबर दिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज, ये काम कहाँ हो रहा? अगर ये मोनोकॉट में हो रहा है तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा, और डाइकॉट में हो रहा है तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा। यानी दिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज डिफरेंट इन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। यानी डाइकॉट में माइक्रोस्पोर बनना और मोनोकॉट में माइक्रोस्पोर बनना अलग अलग होता है। हमें पता है कि मेयोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं, और 4 सेल के इस क्लस्टर को क्या कहा जाता है? टेट्राड। तो हम इस माइक्रोस्पोर को क्या कहेंगे? टेट्राड। ए टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर, 4 बनते हैं। तो जब ये मेयोसिस होगी तो उस वक्त भी टेट्राड बनते हैं, और मोनोकॉट में अलग टेट्राड बनता है और डाइकॉट में अलग टेट्राड बनता है। तो अगर हम माइक्रोस्पोर को देखें तो ये जो टेट्राड है ये मोनोकॉट में अलग दिखेगा और डाइकॉट में अलग दिखेगा। मोनोकॉट का टेट्राड ऐसे दिखेगा और डाइकॉट का टेट्राड ऐसे दिखेगा। इसमें कितने माइक्रोस्पोर दिख रहे हैं? 1, 2, 3 और 4। और डाइकॉट में कितने दिख रहे हैं? 1, 2, 3 और एक इसके पीछे, यानी यहाँ पे भी 4 है। मोनोकॉट के इस टेट्राड को क्या कहा जाएगा? आइजो बाइलैटरल टेट्राड विच इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट। इस टेट्राड को क्या कहा जाएगा? टेट्राहेड्रल टेट्राड which is present in dicot. So remember, this microspore tetrad is different in monocot and dicot structurally. In monocot it is called isobilateral, in dicot it is called tetrahedral. और वो डिफरेंट टाइप के टेट्राड इसलिए बनते हैं क्योंकि इनकी जो ये मेयोसिस है, जिसको हम लोगों ने कहा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये मोनोकॉट में अलग तरीके से होगी और डाइकॉट में अलग तरीके से होगी। और ये क्या डिफरेंस है उसको मैं अलग से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो रिमेंबर, किसी मैच्योर एंथर के अंदर के दोनों लेयर कंज्यूम्ड हो जाते हैं पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन में, सिर्फ बाहर के 2 लेयर बनते हैं। और स्पोरोजेनस टिश्यू चूँकि मेयोसिस कर रहा है, पॉलन ग्रेन बना रहा है, और टेट्राड अलग अलग टाइप होते हैं। एक वर्ड और आता है मियोसाइट। किसे कहते हैं? मियोसाइट। उस सेल को कहते हैं मियोसाइट। साइट का मतलब सेल जिसमें क्या हो? मियोसिस हो। तो यहाँ पे अगर हम एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करें तो मियोसाइट क्या हुआ? पॉलन मदर सेल। यानी पॉलन मदर सेल एक टाइप का मियोसाइट है जिसके अंदर मियोसिस हो रही है, ताकि क्या बनाया सके? माइक्रोस्पोर बनाया जा सके, ताकि क्या बनाया जा सके? पॉलन ग्रेन बनाया जा सके। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, मैंने बताया कि मोनोकॉट में अलग तरीके से होगा और डाइकॉट में अलग तरीके से होगा। क्या डिफरेंस है देखते हैं। तो कमिंग टू द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। So what is this process of microsporogenesis? That is how it is defined. It is formation of microspore from polar mother cell
by the process of meiosis। अभी मैंने बताया कि दिस प्रोसेस इज डिफरेंट इन मोनोकाट एंड डाइकाट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोनोकाट में कैसे होता है, हाउ द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर्स इन मोनोकाट एंड हाउ द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर्स इन डाइकाट। देखते हैं, ये हमारा एक सेल है, पॉलन मदर सेल, और हमको पता है कि पॉलन मदर सेल डिप्लॉयड होते हैं, अक्सर डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड हैप्लॉयड का कंसेप्ट हमें पता है। इस पॉलन मदर सेल को अब मेयोसिस करनी है। 11 में हम लोगों ने पढ़ा है कि मेयोसिस के 2 स्टेज होते हैं, एक होता है मेयोसिस 1 और एक होता है मेयोसिस 2। मेयोसिस 1 इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीज़न और मेयोसिस 2 इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीज़न, यानी मेयोसिस 2 एक टाइप की माइटोसिस ही मानी जाती है। तो हम दोनों स्टेप डिस्कस करेंगे। अब शुरुआत हो रही है इसकी मेयोसिस 1 की, मेयोसिस 1 की। और हमें पता है कि किसी भी डिवीज़न के बेसिकली 2 फेज़ होते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। तो पहले मैं इसका कैरियोकाइनेसिस दिखाऊंगा और फिर इसका साइटोकाइनेसिस। ये हुआ कैरियोकाइनेसिस, यानी इस न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए, यानी ये स्टेप क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस नंबर 1। अब इसके बाद कैरियोकाइनेसिस के बाद सेल डिवीज़न, वो साइटोकाइनेसिस होती है। नाउ द टाइम फॉर साइटोकाइनेसिस। तो ये 2 न्यूक्लियस बन गए, अब साइटोकाइनेसिस हो रही है, साइटोकाइनेसिस नंबर 1। और साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस हमें पता है कि प्लांट के अंदर सेल प्लेट मेथड से होती है। तो ये मैंने एक सेल प्लेट बना दी छोटा सा, ये सेल प्लेट आगे एक्सटेंड करेगी, इधर की तरफ एक्सटेंड करेगी, इधर की तरफ एक्सटेंड करेगी, और ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो कंप्लीट होने के बाद ये जो 2 सेल बन गए, इसे कहते हैं हम लोग, क्योंकि 2 सेल बन गए तो क्या कहेंगे, डायट बन गए। यानी एज ए रिजल्ट ऑफ मेयोसिस 1 2 सेल्स आर प्रोड्यूस्ड विच आर कॉल्ड डायट। अब इसके बाद होती है मेयोसिस 1 के बाद मेयोसिस 2। अब देखेंगे मेयोसिस 2 हो रही है, मेयोसिस 2 कैसे होगी, मेयोसिस 2। अब इसकी कैरियोकाइनेसिस होगी। तो इसकी कैरियोकाइनेसिस हुई, एक न्यूक्लियस बना, एक दूसरा न्यूक्लियस बना, इसकी भी कैरियोकाइनेसिस हुई, एक और दूसरा न्यूक्लियस बन गया, यानी दिस इज कैरियोकाइनेसिस नंबर 2। अब इस कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो गई। तो साइटोकाइनेसिस कैसे होगी, सेल प्लेट मेथड से ही होगा, जैसे हमें पता है। तो अब सेल प्लेट ऐसे बनेगा, एक सेल प्लेट ये बना इस सेल के अंदर, एक सेल प्लेट ऐसे बना। तो याद रखना कि जो पहला सेल प्लेट था और जो दूसरा सेल प्लेट है, पहला सेल प्लेट के अगर हम ओरिएंटेशन ऐसे देखें, लेवल ऐसे देखें, और दूसरा सेल प्लेट उसके राइट एंगल पे बनना। तो जब राइट एंगल पे बनेगा तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस था, ये सेल प्लेट एक्सटेंड होके ऐसे बन गई, ये सेल प्लेट एक्सटेंड होके ऐसे बन गई। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस हुआ वो साइटोकाइनेसिस नंबर 2 हुआ। तो हमने देखा कि एक पॉलन मदर सेल से 4 सेल बन गए, और ये जो 4 सेल बन गए इन्हीं को क्या कहेंगे, टेट्राड, टेट्राड ऑफ 4 माइक्रोस्पोर। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ईच कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी कैरियोकाइनेसिस 1 इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस 1 इज फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस 2 विच इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यानी एक के बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम सक्सेसिव डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्सेसिव डेवलपमेंट। क्यों कहते हैं सक्सेसिव डेवलपमेंट, क्योंकि हर प्रोसेस सक्सेशन में हो रहा। कैरियोकाइनेसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस 1 हुई, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस 2 हुई, उसके बाद साइटोकाइनेसिस 2 हुई। तो ये बन गया हमारा एक टेट्राड, जिसको मैंने अभी कहा था, क्या कहेंगे हम लोग, आइजो, क्या कहा गया था, आइजो बाइलेटरल tetrad of microspore. So in monocot
वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज कॉल्ड सक्सेसिव डेवलपमेंट। क्लियर हो गया, क्योंकि हर प्रोसेस सक्सेशन में हो रही है, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस। तो एक सेल से हमारे ये 4 सेल बन गए, जिसको हम लोगों ने टेट्राड बोला है, और उसका शेप कैसा है, आइसोबायलेटरल टेट्राड। तो ये जो घटना मैंने अभी आपको दिखाई है, ये जो प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, मोनोकाट में अलग तरीके से हुआ, और हम लोग देखेंगे कि डाइकॉट में कैसे होता है, यही नोट कर देते हैं। तो नाउ कमिंग टू द डाइकॉट में, डाइकॉट में भी घटना ऐसे चलेगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस 1 तो होगी, ठीक है ना, लेकिन साइटोकाइनेसिस 1 नहीं होगी। अब जब साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, देयर विल बी नो साइटोकाइनेसिस। तो जब साइटोकाइनेसिस नहीं होगी तो कोई सेल प्लेट नहीं बनेगा, और ये कंडीशन ऐसी आएगी, यानी कोई भी डायड नहीं बनेगा। डायड नहीं बनेगा तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे पॉलर मदर सेल के अंदर 1 न्यूक्लियस है, यहाँ पॉलर मदर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है। अब उसके बाद शुरू होगी मियोसिस 2। इसमें भी क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस होगी तो इसके अंदर भी अब आपको क्या दिखेंगे, 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस। 4 न्यूक्लियस आपको यहाँ पे दिख गए। अब जब 4 न्यूक्लियस दिख गए, यानी कैरियोकाइनेसिस 1 के इमीडिएटली बाद कैरियोकाइनेसिस 2 हुई। रिमेंबर देयर इज नो साइटोकाइनेसिस। अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी। अब इस साइटोकाइनेसिस को चाहे तो आप 1 मान लें या साइटोकाइनेसिस 2 मान लें। कैसे होगी साइटोकाइनेसिस, इन चारों न्यूक्लियस के बीच में अब ये वाल बनेगी, ऐसे वाल बनेगी, ऐसे वाल बनेगी, और ये वाल बन जाएगी। और यहाँ पे आपको अब 4 सेल दिख रहे हैं, 3 सेल यहाँ दिख रहे हैं, एक इसके पीछे दिख रहा है। तो दिख रहा कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ, पहले दोनों कैरियोकाइनेसिस हो गए, उसके बाद दोनों साइटोकाइनेसिस हो गए। तो यहाँ पे जो टेट्राड बना है, इस टेट्राड को क्या कहेंगे हम, टेट्राहेड्रल टेट्राड। और इस डेवलपमेंट को क्या कहेंगे जरा बताओ, क्या इसको सक्सेसिव बोलेंगे? क्या यहाँ कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस सक्सेशन में हुई? नहीं, पहले दोनों कैरियोकाइनेसिस हो गई, उसके बाद दोनों साइटोकाइनेसिस हो गई। इसलिए इस डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस डेवलपमेंट। यानी साइमल्टेनियसली पहले कैरियोकाइनेसिस हुई, उसके बाद साइमल्टेनियसली दोनों साइटोकाइनेसिस हुए। तो आपको क्लियर हुआ कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो मियोसिस का प्रोसेस है वो मोनोकाट में अलग होता है और डाइकॉट में अलग होता है। इसीलिए दोनों में टेट्राड अलग अलग बनते हैं। डाइकॉट में टेट्राहेड्रल टेट्राड बनता है और मोनोकाट में आइसोबायलेटरल टेट्राड बनते हैं। सो दिस प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज कंप्लीटेड। तो सारी चीज़ों को अब मैं समराइज़ करता हूँ। मैंने एक एंथर का ये लोब बना दिया, इसके अंदर ये स्पोरेंजिया बना दिए, स्पोरेंजिया के अंदर ये पीएमसी बना दिया, पॉलर मध्य सेल बना दिया। ये हमारा एंथर वाल है। इस पॉलर मध्य सेल ने मियोसिस की और मियोसिस करके बाद इसने माइक्रोस्पोर के टेट्राड बनाए। और टेट्राड 2 तरह के हम लोगों ने देखे, या तो आइसोबायलेटरल टेट्राड था या वो टेट्राहेड्रल टेट्राड था पॉलर मध्य सेल से। ये हो गया हमारा मियोसिस। अब मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि माइक्रोस्पोर में और पोलन ग्रेन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये टेट्राड है, यहाँ देखेंगे 4 माइक्रोस्पोर हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे भी 4 हैं, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पीछे रह गई है कि जो पोलर मदर सेल है, अगर हम इसकी सेल वाल देखें तो नॉर्मली किसी प्लांट की सेल वाल किससे बनती है, सेलुलोज से बनती है। लेकिन याद रखें कि इस पोलर मदर सेल की जो सेल वाल है ये बना हुआ दूसरे कार्बोहाइड्रेट से, जिसका नाम है क्या, कैलोज। सेलुलोज था पहले शुरू में सेलुलोज रहता है, बाद में सेलुलोज रिप्लेस हो जाता है किससे, कैलोज से। तो रिमेंबर पोलर मदर सेल हैज़ ए सेल वाल विच इज़ मेड अप ऑफ कैलोज।
तो यहाँ पे भी देखेंगे इसके चारों तरफ जो है कैलोज की वाल है, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके चारों तरफ कैलोज वाल है। जब तक ये कैलोज वाल डिसॉल्व नहीं होगा तब तक ये चारों पॉलन ग्रेन अलग नहीं होंगे। यही इम्पॉर्टेंट है एक एंजाइम का रोल, जिसके मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम भी लिया था, कैलेज एंजाइम। और याद रखें ये कैलेज एंजाइम किसने रिलीज़ किया था? टैपेटम ने। तो टैपेटम जो है वो कैलेज एंजाइम रिलीज़ करेगा। ये कैलेज एंजाइम इस कैलोज वाल को डाइजेस्ट करेगा, यानी दिस कैलेज एंजाइम इट डाइजेस्ट कैलोज वाल, और इसी की वजह से ये पॉलन ग्रेन चारों अलग हो जाते हैं। यानी दिस डाइजेशन ऑफ कैलोज वाल रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। यानी कह सकते हैं यहाँ पे टेट्राड से माइक्रोस्पोर का सेपरेशन हुआ है, सेपरेट हो गए। अगर कैलेज नहीं होगा तो इस टेट्राड से माइक्रोस्पोर सेपरेट नहीं हो पाएंगे। अब जब ये माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाते हैं उसके बाद क्या होता? याद रखिए इस वक्त ये जो माइक्रोस्पोर बनना है, अगर हम एक माइक्रोस्पोर को दिखाएं तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर की 2 लेयर वाल है। वही जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इट्स 2 लेयर्ड वाल। यहाँ पे ये वाल बाहर की तरफ एक्साइन है और अंदर की तरफ ये एंटाइन है। ठीक, ये तो सेल वाल हुई। और रिमेंबर सेल वाल के नीचे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी, यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी होगा, उसके अंदर तरह तरह के सेल ऑर्गेनेल भी होंगे। अब रिमेंबर कि ये जो एक्साइन है और ये जो एंटाइन है, एक्साइन तो हमने बताया था कि थिन होती है। इस वक्त जो एक्साइन है ये भी थिन है, अभी ये मोटी नहीं हुई है, अभी इसकी थिकनिंग बची हुई है। तो ये थिन से थिक कैसे होती है, यहीं पे रोल आता है वो स्पोरोपोलेनिन का। तो आज हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पोरोपोलेनिन जो केमिकल है वो किसने रिलीज़ किया था? टैपेटम ने। तो टैपेटम ने जो स्पोरोपोलेनिन रिलीज़ किया था, वही स्पोरोपोलेनिन क्या करेगा? वो स्पोरोपोलेनिन आके इसी एक्साइन के ऊपर जमा हो जाएगा। तो जो मैं ये डिपोजिशन दिखा रहा हूँ, आप देखिए कि इसी की वजह से ये एक्साइन थोड़ी सी मोटी हो जाती है। अगर मैं इसकी ठीक से फ्रेमिंग करूँ, बनाऊँ, तो आप देख रहे हैं कि एक्साइन धीरे धीरे ये मोटी हो गई है। ठीक है ना, पूरा बनाना ज़रूरी नहीं है, आप समझ सकते हैं कि ये नीचे वाली एंटाइन हो गई है और बाहर वाली एक्साइन हो गई। और हमने कहा कि एक्साइन है वो स्कल्पचर्ड है। तो ये मैंने इस पर सजावट बना रहा हूँ, ढेर सारे इस पर पैटर्न्स होते हैं, हर पॉलन ग्रेन का अपना अपना पैटर्न होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो एक्साइन है अब वो थिन नहीं हुई है, क्या हो गई है? थिक हो गई है, और उस पर ढेर सारे सजावट है, फीचर्स डेवलप हो गए, स्कल्पचर्ड है। और दिस स्कल्पचरिंग हैज़ ए वेरी डायग्नोस्टिक वैल्यू, यानी इस स्कल्पचरिंग को देख के माइक्रोस्कोप से हम पॉलन ग्रेन को पहचान लेते हैं कि पॉलन ग्रेन वीट का है कि मैंगो का है। यानी दिस स्कल्पचरिंग हैज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्सोनोमिक वैल्यू, डायग्नोस्टिक वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि एक्साइन काफ़ी ये मोटी हो गई है, अब ये थिन नहीं रही। और याद रखना ये स्पोरोपोलेनिन की वजह से हुआ है, और स्पोरोपोलेनिन किसने रिलीज़ किया था? टैपेटम ने। और बताया था कि स्पोरोपोलेनिन एक पॉलीमर है, कैरोटीनॉइड का पॉलीमर है, मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल है। कभी कभी क्या होता है कि स्पोरोपोलेनिन वैसे तो पूरी जगह जमा हो रहा, यानी पूरी एक्साइन थिक होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी किसी जगह पे ये एक्साइन में, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो एक्साइन में इस जगह पे स्पोरोपोलेनिन इकट्ठा होने से रह गया, यानी इस पॉइंट पे। अब आप देखें ध्यान से कि इस जगह पे एक्साइन उतनी मोटी नहीं है, उसके बगल में मोटी है, यानी यहाँ एक्साइन थिक है, यहाँ एक्साइन थिन है। तो जैसे यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ कि इस जगह पे भी एक्साइन में यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन डिपॉजिट होने से रह गया, यहाँ डिपॉजिट होने से रह गया। तो जिस एक्साइन में जिस एरिया पे स्पोरोपोलेनिन डिपॉजिट होने से रह गया, यानी वो जो एक्साइन का एरिया है जो थिन ही रह गया, यानी वहाँ पे
कोई भी स्पोरो पॉलेनिन का डिपोजिशन नहीं हो रहा है, उस एरिया को ही क्या कहा जाता है? जर्म एपर्चर, जिसको आप जर्म पोर भी कहते हैं। तो ये मैंने दिखा दिया यहाँ पे, ये जर्म एपर्चर है। ये क्या है? इट इज़ एरिया इन एक्साइन। एक्साइन का वो एरिया जो थिन रह जाए, जहाँ पे स्पोरोपॉलेनिन इकट्ठा ना हो, उस थिन एरिया को ही क्या कहते हैं? जर्म एपर्चर। इस जर्म एपर्चर का क्या रोल है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको इस पॉलन ग्रेन के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझाऊंगा।